Hello students, again welcome to our channel, and that time we are studying the rise of nationalism in Europe. और राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट बना चुके हैं जो आई होप आप लोगों ने देखा होगा। और उस पार्ट को देखने के बाद फ्रेडरिक सोरियू के हमने प्रिंट को विजुलाइज किया था, उसको समझा था, और रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक का वो वीडियो था। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो सेकेंड में यहाँ पे जो हम बात करेंगे कि इम्पैक्ट ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो हमने पार्ट्स पढ़े थे, 5 पार्ट्स थे। तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द मेकिंग ऑफ नेशन, तो ये हम लोग देखने वाले हैं। आइडिया ऑफ नेशन, तो हम यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशंस की जो उत्पत्ति हुई वो कैसे, जो फर्स्ट वर्ड है, ये फर्स्ट वर्ड जो नेशनलिज्म है, तो नेशनलिज्म जो वर्ड है ये लोगों को तब पता चला जब उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा। तो द फर्स्टली पीपल्स आर इंट्रोड्यूस विद दैट द वर्ड नेशनलिज्म इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। Before the 1789, France also was a full-fledged territorial state under the rule of monarchical type of government। ठीक है, तो monarchical type of government था। After that, some changes are here, some type of changes of the political और constitutional changes हुए, जिससे लोग थोड़े नाराज़ हो गए। उसके बाद जब लोग थोड़ा नाराज़ हो गए तो उन्होंने क्या, रिवोल्ट कर दिया, और रिवोल्ट में भाई लग वो जीत भी गए। अब वो जीत गए तो उन्होंने अपने आप को मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो उन्होंने खुशी में उन्होंने कहा कि द रिवॉल्यूशनरी प्रोक्लेम्ड दैट। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, मैं बड़ा शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ। रिवॉल्यूशनरी प्रोक्लेम्ड दैट it was people of France that would henceforth the constitute the France and shape its destiny। ये वाली बात उन्होंने कही। तो उन्होंने कहा कि रिवॉल्यूशनरी प्रोक्लेम दैट इट वुड द पीपल ऑफ फ्रांस दैट वुड henceforth द कॉन्स्टिट्यूट द फ्रांस एंड शेप इट्स डेस्टिनी। वो अब फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उसकी डेस्टिनी को शेप करेंगे। तो ये सारी बात उन्होंने कही। तो इसमें क्या एक अच्छा मुझे कॉन्फिडेंस इनका दिखा रिवॉल्यूशनरीज का। और रिवॉल्यूशनरीज ने जब ये कहा तो अब क्या हुआ, देखो हमको पता है कि भाई पावर जो थी पहले कहाँ पे थी, मोनार्चिकल थी। तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम द हैंड ऑफ सोवर्डिनिटी जो थी पावर की, वो ट्रांसफ़र हो गई किसके हैंड में हो गई, इन द हैंड ऑफ सिटीजन ऑफ फ्रांस टू द कहाँ से, मोनार्चिकल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अब सिटीजन ऑफ फ्रांस वहाँ पे डिसीजन ले रहे थे। अब जब सिटीजन ऑफ फ्रांस वहाँ पे डिसीजन ले रहे थे तो एक और चीज़ यहाँ पे देखी कि स्टार्टिंग में क्या किया कि बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे रिवॉल्यूशन हुआ, इन द वेरी बिगनिंग द फ्रांस रिवॉल्यूशनरीज introduce various measures and practices to create a sense of
that could create a sense of collective identity among the French citizen। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स का कि व्हाट टाइप ऑफ मेजर्स आर डू बाय द फ्रांस पीपल टू रिमेन द कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ द फ्रांस सिटीजन। उन्होंने किस तरह के मेजर्स किए कि उनके अंदर जो कलेक्टिव आइडेंटिटी बनी रहे। तो क्या चीज़ें थी जिन्होंने फ्रांस के लोगों को जोड़ा, और उन्होंने अपने आप को एक इतना अच्छा रिवॉल्यूशन करके दिया। जब लोग एकदम मोनार्चिकल टाइप ऑफ गवर्नमेंट थे, लोग सोच नहीं सकते थे कि भाई किसी तरह से डेमोक्रेसी और रिपब्लिक हम लोगों को मिल सकती है। उस वक्त फ्रांस ने जो है इन चीज़ों को जोड़ा। तो आफ्टर दिस इन द वेरी बिगिनिंग बिल्कुल तुरंत क्या हुआ कि कुछ ऐसे मेजर्स किए गए। तो बड़ा अच्छे इसमें मेजर्स हैं, हम लोग कुछ मेजर्स यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या क्या उपाय किए कि फ्रांस के लोग हैं एक कलेक्टिव आइडेंटिटी यहाँ पे लोगों की जुड़ी रहे, कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों की जुड़ी रहे। तो किस तरीके के ये मेजर्स यहाँ पे फ्रांस के लोगों ने, अपने रिवॉल्यूशनरीज ने अपने लिए किए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, द आइडिया ऑफ ला पैट्री। द आइडिया ऑफ ला पैट्री ये जो है आइडिया है ला पैट्री, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, द फादरलैंड। एंड ली सिटियन, द सिटीजन, सिटीजन ऑफ फ्रांस। तो यहाँ पे देखो कुछ आइडिया हैं, द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ली सिटियन। यहाँ पे एक आइडिया है ला पैट्री एंड ली सिटियन का। उन्होंने क्या किया, एम्फसाइज द पीपल्स ऑफ फ्रांस। that could enjoying एक मतलब सब लोगों को क्या मिले, एक ही जैसे अधिकार मिले हैं। तो that could enjoying equal rights, equal citizen rights, क्या इक्वल राइट्स है ना, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबको जो है एक ही जैसे राइट मिले, ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने कही। तो यानी कि इस पॉइंट का मतलब द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ली सिटियन एम्फसाइज द नोशन ऑफ फ्रांस एंड यूनाइटेड कम्युनिटी दैट कुड एंजॉइंग, जो क्या एंजॉय करना चाहते थे, इक्वल सिटीजन राइट। यहाँ पे इक्वल सिटीजन राइट्स यहाँ पे एंजॉय करने चाहिए थे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो सोचो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन सब लोगों के लिए चाह रहे थे, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे जो है एक इक्वल राइट्स ही यहाँ पे जो करने वाले थे। तो यू कैन आल्सो राइट डाउन ऑल द थिंग्स इन योर बुक or copy or underline on your book if you are not writing in the copy, so you are underlining in your book कि यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग कि इक्वल सिटीजन राइट्स के लिए लड़ाई कर रहे थे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सब लोगों को एक जैसे रूल मिला। तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ थी। अब जब लोगों ने एक सरकार अपना बना लिया और उसके बाद क्या किए गए, आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ली सिटियन लोगों के अंदर डालने की कोशिश की गई। उसके बाद क्या किया उन्होंने, एक नेशनल फ्लैग डाल दिया, एक नेशनल फ्लैग बना दिया। तो न्यू फ्रेंच फ्लैग, द न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्री कलर was introduced to replace former royal standard। यहाँ पे
एक इस तरीके का मतलब एक झंडा बनाया गया फ्रांस का, ट्री कलर, जो हमने फ्रेडरिक सोरियम में 1848 में पढ़ा था, ट्री कलर से हम वहाँ पे उनको पहनाने। तो न्यू फ्लैग, न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्री कलर वॉज इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंड। एक झंडा बनाया गया जिसको यहाँ पे इन्होंने रिप्लेस किया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, पॉइंट थर्ड देख रहे थे। पॉइंट थर्ड में हम लोग देख लेते हैं कि भाई क्या किया। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ की गई, जो यहाँ पे स्टेट जनरल हुआ करता था, तो द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द एक्टिव सिटीजन, और उसका नाम बदल के क्या रख दिया, नेशनल असेंबली। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे होगा द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द एक्टिव फ्रांस सिटीजन। ठीक है, एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड इट नेशनल असेंबली। उसको जो है नेशनल असेंबली के नाम से हम लोग जान रहे हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहा कि वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है, वहाँ पे क्या था, नेशनल स्टेट जनरल था। स्टेट जनरल जैसे यहाँ पे सांसद वगैरह, तो स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द एक्टिव सिटीजन। जो भी वहाँ पे वोट डालने का उस वक्त अधिकार रहा होगा, वो एक्टिव सिटीजन उसको वोट करते थे, है। और उसका जो नाम था, जो भी नाम रहा होगा पहले वाला, जहाँ पे मोनार्चिकल टाइप ऑफ गवर्नमेंट बैठती थी, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। उसके बाद देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं, क्वेश्चन लिखा रहता है। फिर क्या किया गया, एक सेंट्रलाइज सिस्टम उन्होंने बना दिया। भाई उन्होंने क्या कहा, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम was made for performing uniform law all territories of France। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा कि भाई उस वक्त तो था मोनार्चिकल टाइप ऑफ गवर्नमेंट चलती थी, और मोनार्चिकल टाइप ऑफ गवर्नमेंट अगर चल रही है तो वहाँ पे सब लोगों के लिए, हम लोग पहले लास्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि भाई अलग अलग टाइप के लोगों को 3 वर्गों में बांट रखा था। तो 3 वर्गों में जैसे कि एक हो गया आपका स्टेट वाले वर्ग, जो आपका जो किंग वर्ग हो गया, सेकंड आपका क्या हो गया, प्रीस्ट वगैरह हो गए, थर्ड जो हो गए लोकल पीपल्स हो गए, पीजेंट्स वगैरह हो गए। तो यहाँ पे जो पीजेंट्स था उनका सब लोग शोषण करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि सेंट्रलाइज सिस्टम वॉज मेड फॉर परफॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म लॉ। एक सेंट्रलाइज सिस्टम यहाँ पे बना दिया गया, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो क्या कर रहा था, सिस्टम was made for performing a uniform law to the all territory of the France। तो सभी लोगों के लिए एक फ्रांस की टेरिटरीज के अंदर ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहा था। उसके बाद अगला पार्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है, अगला पार्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है द हाइम्स वर कंपोज्ड। हाइम्स वर कंपोज्ड एंड martyr commemorate all in the name of the nation। ये सारी चीज़ें किसमें की गई, हैम्स वर कंपोज एंड मटायर कमेमोरेट। हैम्स कंपोज किए गए, कविताएं लिखी गई, क्योंकि हम जब भी जानते हैं जब भी हमें आज़ादी मिलती है, चाहे वो अपना इंडिया हो चाहे वो यूरोप हो, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, जब भी आज़ादी मिलती है और जिन लोगों की वजह से आज़ादी मिलती है तो हम लोग उनको याद करते हैं। याद कैसे करते हैं, जैसे कि उनके शहीदी के लिए गाने गाए जाते हैं, और मटायर कमेमोरेट ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, उनका सबको देश के लिए कि भाई ये जो हमें आज़ादी है ये हमें बिल्कुल महंगी पड़ी है, बहुत सारे लोगों की कुर्बानी यहाँ पे गई है। तो हैम्स वर कंपोज एंड मटायर कमेमोरेट ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। फिर हम 6 पॉइंट देख लेते हैं कि भाई जो टैक्सेस थे वहाँ पे, तो जो आपके जो लोकल टैक्सेस थे वो सारे ख़त्म कर दिए गए थे,
तो यहाँ पे थे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, and dues were abolished। उनको ख़त्म कर दिया गया था। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड, उनको ख़त्म करके अ फॉर्मुलेटेड मेजर ऑफ, एक मेजर बना दिया गया, फॉर्मुलेटेड मेजर ऑफ ऑल द टेरिटरीज, ठीक है, ऑल द टेरिटरी। इस सब के लिए क्या है, एक ही माप हो गया और कस्टम ड्यूटीज़ खत्म कर दी गई, क्योंकि पहले अलग अलग जगह पे लोग जाते थे और अलग अलग टैक्सेस यहाँ पे दे रहे थे। और यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि भाई किस तरीके से क्या हुआ कि रीजनल डायलेक्ट्स जो हुआ हमारा, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड, उनको क्या किया गया, डिस्करेज किया गया। एंड द फ्रेंच that was speaking only in German, Paris was made its क्या कर दी गई, नेशनल लैंग्वेज। अब वहाँ पे क्या किया गया कि भाई आपकी एक नेशनल लैंग्वेज है तो ये ज़रूरी है ना, तो नेशनल लैंग्वेज यहाँ पे कर दी गई। तो नेशनल डायलेक्ट्स जो भी आपकी जो लोकल भाषा थी, रीजनल डायलेक्ट्स जो थी वो डिस्करेज, उनको डिस्करेज किया गया। एंड द फ्रेंच जो यहाँ पर केवल पेरिस में बोली जाती थी उसको उन्होंने कहा कि भाई अब ये क्या है, नेशनल लैंग्वेज आपकी रहेगी। तो वीडियो फिर अच्छा खासा बड़ा हो गया, तो हम लोग अब अपनी सेकंड आगे की चीज़ें जो है अपने थर्ड वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये चीज़ें जो है सारी आपको नोट करनी है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।